तो देखो, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे डीसी पावर मेजरमेंट, है ना। तो डीसी पावर मेजरमेंट में हम तुम लोगों को दो मेथड बताए थे। एक था तुम्हारा मीटर वोल्ट मीटर मेथड, पहला क्या था, मीटर वोल्ट मीटर मेथड था। फिर एक दूसरा हम बोले थे वोल्ट मीटर मीटर मेथड, है ना। थर्ड नंबर हम बोले थे वाट मीटर डायरेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। वाट मीटर मेथड, या फिर इस वाट मीटर के जगह पे क्या होता है ना, ज्यादातर टाइम कौन सा वाट मीटर यूज होता है, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप वाट मीटर, इसीलिए ईडीएम टाइप भी लिखे थे, ठीक है। तो वाट मीटर मेथड में होता क्या, देखो ये दोनों मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं कल की क्लास में, है ना। तो ये थर्ड वाला है, इसमें देखो होता क्या है कि जो भी पावर का मेजरमेंट है वो डायरेक्ट होगा, समझ गए। वाट मीटर का अपना एक प्रेशर कॉइल होता है, एक करंट कॉइल होता है, और उससे मेजरमेंट जो होगा वो डायरेक्टली होगा। तो इस वाट मीटर का जो डिटेल है ना, हम लोग काफी डिटेल पढ़ने वाले हैं, इसका कंस्ट्रक्शन डिटेल, इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, ये स्पेशली हम लोग ईडीएम टाइप वाट मीटर। तो डीसी मेजरमेंट हम लोग इसके इसके थ्रू आसानी से कर सकते हैं, और एसी मेजरमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग सिंगल फेज एसी मेजरमेंट पढ़ेंगे, उसी के साथ हमारा डीसी का भी फंडा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए इसको स्पेशल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग ईडीएम टाइप वाट मीटर डिटेल पढ़ने वाले हैं, उसी से ये डीसी का भी मेजरमेंट पॉसिबल हो जाएगा, ठीक। तो अब जो जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है तुम्हारा एसी मेजरमेंट, है ना। एसी पावर का कैसे मेजरमेंट होगा, ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहले एसी पावर जानना पड़ेगा कि होता किसको है ना। एसी पावर किसको बोल रहे हैं, ठीक, ये जानना जरूरी है। तो एसी पावर जब हम बोलते हैं तो पहले एसी सिग्नल को समझना जरूरी है कि नहीं। एसी पावर, एसी सिग्नल में क्या है फंडा, कि तुम लोग जानते हो अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं एसी करंट, है ना। सर, तो हेलो सर। हाँ बोलो। सर कौन सा चैप्टर चल रहा है? पावर मेजरमेंट का चैप्टर है, तुम्हारा ब्रांच कौन सा है? इलेक्ट्रिकल। हाँ, तो इलेक्ट्रिकल में ये थर्ड थर्ड चैप्टर में है, ओके। पावर एंड एनर्जी मेजरमेंट जो चैप्टर है ना, उसमें है। तो जी। पावर मेजरमेंट में अभी हम लोग कौन सा क्लास कर रहे हैं, ये डीसी पहले था, पावर मेजरमेंट डीसी आएगा, फिर एसी करेंगे। एसी ही इंपॉर्टेंट है ज्यादा, डीसी बहुत खास इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है ना। सुनिए ना सर, बोलो। इलेक्ट्रिकल का 2 यूनिट खत्म हो गया। हाँ खत्म हो गया सर। हाँ, सिलेबस तुम पत- नहीं ना देखिए, नहीं पता सिलेबस। नहीं चल रहा है सर, हाँ, पता नहीं चल रहा। पता नहीं चल रहा है तुमको सिलेबस। नहीं सर, एक बार रिव्यू कीजिए ना सिलेबस के पास। एक सेकेंड रुको। सिलेबस, सिलेबस तुम्हारा कहाँ स्टोर करके हम रखे हुए हैं। डिप्लोमा सिलेबस। सिलेबस का हार्ड कॉपी शायद मेरे पास था पहले। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है, ठीक है, इससे भी क्लियर हो जाएगा तुमको। मेजरमेंट, है ना। तो देखो, ये जो सिलेबस है, ये यूनिट 1 हो गया है, ये तो ये बात तो क्लियर हम लोग, है ना। यस सर। मेजरमेंट, देखो
ये यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, इसमें तो डाउट नहीं है। उसके बाद से गैल्वेनोमीटर हुआ, है ना। इसके बाद तुम्हारा ये देखो एक्चुअली क्या था कि हम पहले तुम लोग को कैसे पढ़ाया, पहले यूनिट 1 कंप्लीट किए थे, ये सारा चीज एक एक चीज हम लोग क्लियर, इसमें बहुत टाइम दिए थे, है ना। इसके बाद से तुम्हारा यूनिट 3 हम लोग काम किए, ठीक। यूनिट 3 में ये सारा चीज हुआ, तुम्हारा पीएमएमसी हुआ, ठीक है। पीएमएमसी का सारा एडवांटेज डिसएडवांटेज, टॉर्क इक्वेशन, इसका रेंज एक्सटेंशन, फिर ओम मीटर हुआ, सीरीज, सन टाइप, मेकर। इसके बाद से मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट हम लोग पढ़े, ठीक, ठीक है। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट हम लोग हो गया। उसके बाद से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट देखे, इंडक्शन टाइप देखे, रेक्टिफायर टाइप देखे। ये सारा कंप्लीट हो गया तो तुम्हारा ये 2 यूनिट कंप्लीट। उसके बाद से हमने गैल्वेनोमीटर बताया तुम लोगों को, है ना। तो ये तुम्हारा गैल्वेनोमीटर तक तुम्हारा यहाँ 3 यूनिट तुम्हारा। इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस देखो तो 3 यूनिट कंप्लीट है ना। इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में ये गैल्वेनोमीटर है नहीं, ठीक। अच्छा, ये और दोनों एक ही, पहला यूनिट ये, दूसरा यूनिट ये, तीसरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो चौथा यूनिट है ये तुम्हारा इलेक्ट्रिकल में इसी में डाले हुए है ना। तो ऐसे देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल का 2 यूनिट हुआ है सिर्फ, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी 4 यूनिट हो चुका है ना। जी क्लियर सर। हुआ मंजित तुमको? जी सर। मैंने न्यूमेरिकल नहीं बताया सर पीएमसीसी का। देखो पीएमएमसी के हम बोले हुए हैं तुम लोग को, ऑब्जेक्टिव आज कराने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए हम बोले थे ना तुमको रिवीजन करके आना, हाँ। उसका जो थ्योरेटिकल पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव है वो हम आज कराने, मतलब उसका कुछ क्वेश्चंस हम आज कराएंगे, समझ गए। कि हम तो ये तो तुमको बताए हुए थे, क्योंकि चैप्टर एंड होने पे ही करा सकते हैं ना जी। तो 2 यूनिट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है तो 2 यूनिट का हम क्वेश्चन कराएंगे, समझ गए, ठीक है। तो जैसे मान लो आगे का थ्योरी लगातार चलते रहेगा और बीच बीच में तुम्हारा जो है पीछे वाला जो क्वेश्चन जो है वो होते रहेगा, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल वाली बात जो है तुम्हारी वो भी हो जाएगी क्लियर, ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लो, ठीक है। हुआ सिलेबस का डाउट तुम लोगों का क्लियर हुआ कि नहीं? इलेक्ट्रॉनिक्स का ये चारों यूनिट कंप्लीट हो चुका है, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग ये 5वें यूनिट में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल के लिए ये 3rd यूनिट है, क्लियर। जी सर। ठीक है, अब हम लोग, हाँ बोलो। ठीक है सर, आगे। ओके, पढ़ाइए सर, हो गया कंप्लीट। हम लोग यहाँ थे एसी पावर मेजरमेंट पे, ठीक है। चलो इसको क्विक करते हैं हम। एसी पावर मेजरमेंट में पहले तुम देखो डीसी करंट के बारे में, कल हम जो फिगर तुम लोग को बता रहे थे तुम लोग नोटिस किए होगे। डीसी में हम वोल्टेज बताएं ऐसे, है ना। करंट का वेव फॉर्म ऐसे ही रहेगा स्ट्रेट, ठीक। और करंट का पावर का जो वेव फॉर्म आएगा वो भी तुम्हारा ऐसे ही रहेगा, सब कांस्टेंट, है कि नहीं। एसी में कहानी ऐसी नहीं होती, ठीक है। एसी का कहानी ऐसा नहीं, कहानी जो है वो है ऐसे। एसी में तुम्हारा वोल्टेज जो है अल्टरनेटिंग हो सकता है। अब देखो अल्टरनेटिंग मींस क्या? अल्टरनेटिंग मींस तुम्हारा ये स्क्वायर वेव भी हो सकता है ना। अल्टरनेटिंग मींस स्क्वायर वेव भी हो सकता है, अल्टरनेटिंग मींस तुम्हारा ट्रायंगुलर वेव भी हो सकता है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हो सकती है, तो सबका पावर मेजरमेंट हम लोग करना पड़ता है। लेकिन हमारे घर में जो पावर आता है वो क्या है? एसी पावर, साइनोसॉइडल सिग्नल। मतलब एक दो अल्टरनेटिंग सिग्नल का एग्जांपल ये हुआ, एक अल्टरनेटिंग सिग्नल जो होता है वो है तुम्हारा कौन सा? साइनोसॉइडल सिग्नल, है ना। एक ये भी सिग्नल होता है, ठीक, सॉरी ऐसे नहीं होगा। एक तुम्हारा ये भी सिग्नल आएगा, है ना, साइनोसॉइडल सिग्नल जिसको बोलते हैं, ठीक। जी सर। तो ये सब अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, मतलब समझ गए। तो अब सवाल ये है कि सर हम लोग को कौन सा पढ़ना है ना। तो हम लोग को कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम सारे सबका मेजरमेंट कर सके। लेकिन हम लोग जो अपना फोकस रखेंगे वो किस पे रखेंगे? साइनोसॉइडल पे ज्यादा रखेंगे, समझ गए। इसीलिए जब भी हम जो भी एग्जांपल लेंगे वो साइनोसॉइडल के टर्म में लेंगे, क्योंकि साइनोसॉइडल तुम्हारे घर में आता है, साइनोसॉइडल जनरेट किया जाता है। पर्पस ये रहता है कि प्योर साइन वेव देके दिया जाए। हालांकि प्योर वेव जनरेट हो नहीं पाता, उसके साथ कुछ मिक्स रहता है, लेकिन उसका जो फंडामेंटल होता है उस पे हम लोग। तो ये कहानी यही है कि तुमको साइनोसॉइडल वेव पे ही ज्यादा फोकस रखना है फिलहाल, ठीक। तो अब हम लोग आ जाते हैं, अब साइनोसॉइडल जब वेव फॉर्म तुम समझ गए तो अब वापस आ जाओ कहानी यहाँ से इस पे। देखो ये तुम्हारा वोल्टेज हो गया मान लो, ठीक है। ये वोल्टेज इस तरह से इसका वेरिएशन है, ठीक, साइनोसॉइडल सिग्नल, ठीक है। अब क्या हुआ इसमें हम क्या किए
करंट का वेवफॉर्म आप बनाते हैं, तो करंट का जो वेवफॉर्म बनाएंगे वो करंट को हम क्या करते हैं कि थोड़ा लैग करा देते हैं। करंट जो है हो सकता है कि ऐसे शुरू हो, मतलब देखो ऐसा ऐसा कहने का क्या मतलब हुआ कि हो सकता है कि जब वोल्टेज इस तरह से हो तो दोनों के बीच में एक फेज शिफ्ट है, समझ गए? ये फेज शिफ्ट कितने का है? तो इतने, इस ये एंगल का है। ये एंगल अगर मान लो दोनों के बीच में एंगल कितना है, फाई, ठीक है? ये फाई एंगल का फेज शिफ्ट है, ठीक, समझ गए ना? ये ओमेगा टी मान लो है, ठीक है? तो ये फाई एंगल का तुम्हारा यहाँ पे फेज शिफ्ट है अवेलेबल दोनों के बीच में। अब इससे क्या होता है, इससे तुम्हारा क्या होता है, कितने पोर्शन के लिए देखो पावर क्या होता है, इंस्टेंटेनियस पावर जो होता है, देखो पावर जो होता है ना वो तुम्हारा होता है V इंटू आई, ठीक है? ये तुम्हारा करंट का मान लो वेवफॉर्म है और ये वोल्टेज का वेवफॉर्म है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है वो होता है पावर। तो जब हम पावर निकालेंगे तो तुमको ऐसा एहसास होगा कि देखो ये यहाँ पे वोल्टेज पॉजिटिव, बताओ तो अगर वोल्टेज पॉजिटिव है करंट नेगेटिव है तो पावर क्या होगा, नेगेटिव होगा ना, ठीक है? Yes, sir. तो यस सर। इतने पोर्शन के लिए जो तुम्हारा पावर होगा ना वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक? इतना पोर्शन का जो पावर होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। फिर जब ये दोनों पॉजिटिव है तो तुम्हारा पावर पॉजिटिव रहेगा, है ना? जब ये दोनों पॉजिटिव है तो पावर पॉजिटिव रहेगा, इतने ड्यूरेशन के लिए पावर जो है तुम्हारा पॉजिटिव रहेगा, ठीक? फिर इधर आके फिर यहाँ आके तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा इतने पोर्शन के लिए, ठीक है? यहाँ वोल्टेज नेगेटिव है, ठीक? इस तरह से पावर का कुछ हिस्सा पावर पॉजिटिव भी होगा, कुछ नेगेटिव भी होगा, है ना? देखो इतने दूर पॉजिटिव पावर नेगेटिव भी होगा, समझ गए? यस सर। तो ये जो पावर का एक्सप्रेशन होगा ये मेरे लिए ज्यादा यूजफुल होता नहीं है, समझे? क्यों नहीं होता है? देखो जैसे यूजफुल क्यों नहीं होता है, देखो V जो होता है, जो वोल्टेज का जो एक इक्वेशन होता है वो ऐसे होता है, जैसे मान लेते हैं साइनसॉइडल सिग्नल अगर ले रहे हैं, वोल्टेज का वेवफॉर्म देखो हम लोग स्क्वायर वेव वगैरह भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम साइनसॉइडल सिग्नल ले रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे, साइन ओमेगा टी, ठीक है? है ना? इसको हम बता रहे हैं कि ये मतलब ये जो एक्सिस है ना इसके जीरो से शुरू हो रहा है, इसीलिए इसमें कोई फेज शिफ्ट नहीं शो की है, ठीक? करंट का वेवफॉर्म क्या शो कर दिए, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है? इसमें क्या पता है, ये जो भैया है थोड़ा सा टाइम में लैग कर रहा है, मतलब ये पहले जीरो पे आया, ये इसका देखो ये जीरो पे पहले आया है, ये जीरो पे बाद में आया है, समझे? तो करंट वाला जो सिग्नल है वो लैग कर रहा है, कितने एंगल से, फाई एंगल से। इसी लैगिंग को हम लोग यहाँ माइनस फाई से दिखाते हैं, ठीक है? इतना हम लोग दिखाते हैं। ये करंट का हो गया, तो तुम अगर इंस्टेंटेनियस पावर निकालोगे, देखो ये पी लिख दे रहे हैं, ये पी जो क्या क्या है, इंस्टेंटेनियस पावर है, ठीक है? तो सर तुम्हारा थोड़ा बिंदा डबल लीजिए ना, नहीं पता चल रहा है। बिंदा, अरे तुमको लिख ही रहे हैं तो तुमको दिक्कत क्या है, तुम नहीं कभी कभार सर फिगर में चले जाते हैं तो नहीं, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पे। देखो देखो बात समझो, जब हम लिख रहे हैं ना तो तुम सीधे जैसे तो मेरा सर नीचे होगा, ऑब्वियसली हम नीचे लिख रहे हैं, ठीक है? तो तुम कॉपी पे तुमको लिखता हुआ नजर आ जाएगा। अगर मान लो जब हम बोल रहे हैं तब तो तुमको बूंदा कहाँ से दिखेगा ये बताओ, है ना? तो जब हम सिर्फ बोल रहे हैं तो तुम मेरे वीडियो पे फोकस करो, इसीलिए तो ठीक तुम्हारा है वीडियो सर, अवेलेबल है, ठीक है सर, छोड़िए। समझ गए? ये बिंदा वाला जो है, ये जो जो तुम बोल रहे हो ना वो तब आएगा जब हम इसको काफी क्लोज लेके जाएंगे, समझे? पेन को काफी क्लोज लेके जाएंगे वो तब दिखेगा। अगर मान लो हम पेन हाथ में लेके ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं तो तुमको कहाँ से वो दिखेगा, समझे? जब लिखेंगे तो वो तुम्हें दिखेगा, है ना? तो देखो, तो इंस्टेंटेनियस पावर तुम्हारा कितना हो गया यहाँ पे, देखो Vm sin ओमेगा टी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा कि नहीं, है ना? अब इन दोनों का जब तुम मल्टीप्लीकेशन जब हो जाएगा, अब तुम लोग जानते हो तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्री वगैरह आता होगा, ठीक है? इसका तुम मल्टीप्लीकेशन वगैरह हम लोग करके देख लेंगे। लेकिन बात ये है कि ये जो चीज है ना ये हमारे लिए काफी अभी काम का नहीं है, समझे? ये मेरे लिए अभी उतना यूजफुल नहीं है, इंस्टेंटेनियस पावर फिलहाल मेरे लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है? अब तुम लोग इसमें बहुत सारा चीजें हैं, हमारे लिए जो यूजफुल चीज है ना वो है एवरेज पावर। इस पावर का जो एवरेज वैल्यू होगा ना वो मेरे लिए अभी फिलहाल यूजफुल है, ठीक? तो अब हम क्या करते हैं, अगर इसका हम एवरेज वैल्यू निकालें तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 बाई टाइम पीरियड, ठीक है? इसको इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से टाइम पीरियड के बीच में,
और क्या करेंगे फिर इसके बाद से हम लोग पी आई लिख देंगे और इसको डी टी। ठीक है, इस तरह से हम इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूला को हमको यहाँ लेके आना है। इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट होगा मैं सीधा सीधी वही बता रहा हूँ। ठीक है, तुम क्या लिखोगे, इसको 1/t लिखोगे, 0 से t लिखोगे, Vm Im sin ओमेगा t इंटू साइन ओमेगा t माइनस फाइव, ये आएगा ना dt। जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो जो मेरे पास रिजल्ट आएगा ना, वो हम देखेंगे। वो रिजल्ट क्या होगा, वो होगा Vm बाई रूट टू मल्टीप्लाइड बाई Im बाई रूट टू इंटू कॉस फाइव। ठीक है, तो ये रिजल्ट होगा और यही रिजल्ट हम लोग को दिमाग में रखना है। ठीक है, तो ये अब देखो इसको क्या बोलते हैं, ये जो Vm बाई रूट टू है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एवरेज इक्वल टू वी आर एम एस मल्टीप्लाइड बाई आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। ठीक है, वेयर वी आर एम एस क्या हो गया, वी एम बाई रूट टू। ठीक है, आई आर एम एस कितना हो गया, आई एम बाई रूट टू। ठीक है, ये होता है। ठीक, आर एम एस वैल्यू और पीक वैल्यू, इन दोनों में ये रिलेशनशिप होता है। ठीक है, इतना क्लियर है तुम लोग को, है ना? जी सर। चलो, तो ये वाला यहाँ तक ये तुम्हारा क्लियर हो गया, है ना? अब यहाँ से अब आ गया, तो एवरेज पावर अब हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक, तो देखो प्रॉब्लम कहाँ शुरू होता है एसी पावर मेजरमेंट में। प्रॉब्लम इस वजह से शुरू होता है, यहाँ पे cos फाइव है। देखो ये जो cos फाइव है, ये सारा का सारा प्रॉब्लम यही क्रिएट करता है कि नहीं? अगर cos फाइव नहीं रहता तो हमको क्या करना रहता भाई, हम क्या करते कि एक वोल्ट मीटर लेते, आमीटर लेते, उन दोनों का कनेक्शन करके मेजर कर लेते हैं, है कि नहीं? एसी वोल्ट मीटर, एसी आमीटर लेते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो cos फाइव की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आने लगता है। ठीक, तो हम लोग देखेंगे कि ये cos फाइव मेरे रिलेशनशिप में आए, है ना? हम जो भी मेथड यूज करें, ये cos फाइव इसमें आना चाहिए। ठीक है, तो ये तुम्हारा ये एवरेज पावर का रिलेशनशिप हो गया। अब क्या है ना, अब देखो, अब हम लोगों को क्या जानना है, सिंगल फेज वाट मीटर। हम लोग को अभी ईडीएम टाइप वाट मीटर जानना है। ठीक है, क्या जानना है हम लोगों को कि वाट मीटर हम लोग जानेंगे, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप वाट मीटर। क्योंकि देखो सिंगल फेज एसी का मेजरमेंट जो होगा वो हम लोग वाट मीटर से करते हैं, और वो कैसे करते हैं वही हम लोग को इसमें पढ़ना है। तो देखो जो तुम्हारा टॉपिक है वो अब हो गया इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप वाट मीटर। हम बोले थे कि तुम लोग ना एक रिवीजन करके आना इसका, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स का। कुछ लोग किए भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी किए होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप जब हम बता रहे थे शुरुआत में, तो उसमें बताए थे कि उसमें फिक्स्ड कॉइल होता है, मूविंग कॉइल होता है ना? तो अभी हम लोग उसी का कंस्ट्रक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोग क्या करने वाले, उसी का कंस्ट्रक्शन पढ़ने वाले हैं। देखो तो ये तुम्हारा हो गया। तो इसमें देखो, इसमें क्या हम लोग को देखना है, इसका कंस्ट्रक्शन तुम्हारा कुछ ऐसा रहता है। इसमें तुम्हारा एक मूविंग कॉइल रहेगा। ठीक है, देखो ये मूविंग कॉइल यहाँ तुमको शो किया हुआ है। ठीक, रेड से देखो। ठीक है, ये मूविंग कॉइल तुम्हारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। ठीक है,
ठीक है, ये मूविंग कॉइल तुमको यहाँ पे विजिबल है ना। अब इसमें ध्यान क्या देना है, यहाँ पे फिक्स्ड कॉइल का जो है ना वो दो पार्ट है। देखो एक फिक्स्ड क्या क्या है यहाँ पे, फिक्स्ड कॉइल का दो पार्ट है। अब तुम लोग कहोगे सर क्या मूविंग कॉइल, क्या आप फिक्स्ड कॉइल बता रहे हैं, तो देखो सिंपल सी बात समझो, तुम लोग पीएमएमसी का कंस्ट्रक्शन दिमाग में होगा तुम लोगों के, है ना, इतना तो सब क्या होगा ना दिमाग में। तो पीएमएमसी में क्या होता था जी, एक परमानेंट मैग्नेट रहता था, ठीक है ना, इसके बीच में हम लोग क्या करते थे, एक मूविंग कॉइल रहता था। अब ये मूविंग कॉइल हो सकता है सर्कुलर शेप हो सकता है रेक्टेंगुलर शेप है ना। तो अभी ये जो वाट मीटर दिखा रहे हैं यहाँ पे हम कौन सा कैसा शेप दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम तुमको दिखाएं कि इसका शेप कैसा है, सर्कुलर, ठीक है। तो पीएमएमसी में हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट लिए थे, मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इस तरह से लिए हुए थे ना जी। लेकिन Yes. यहाँ जो है ये हम लोग जो ईडीएम टाइप वाट मीटर होता है इसमें वो परमानेंट मैग्नेट नहीं रहता, ठीक। तो अब क्या रहता है, परमानेंट मैग्नेट नहीं रहता, तो परमानेंट मैग्नेट नहीं रहता है, इसके जगह पे हम लोग क्या करते हैं, कॉइल यूज करते हैं, समझ गए, कॉइल यूज करते हैं, मतलब कॉइल से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं, है ना। तो ये वही ये जो कॉइल है ना, देखो मान लो अब हम कॉइल का अरेंजमेंट इस तरह से रखेंगे, जैसे इसमें कैसे मैग्नेट में भी रहता था ना दो तरीके से, एक इस साइड में मैग्नेट, इस साइड में मतलब नॉर्थ साउथ ऐसे क्रिएट हो जाए, तो इसी तरह से हम लोग मतलब उसको मैग्नेटिक फील्ड उस तरह से तुम्हारा कॉइल के चारों तरफ रेडियल टाइप का क्रिएट हो, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी कॉइल का पोजीशन जो है ना, इन दोनों का दो फिक्स्ड कॉइल जो होता है उसका पोजीशन जो हम लोग बनाते हैं ऐसे कि मैग्नेटिक मतलब जो बीच वाला जो कॉइल है ना उसको पूरा पूरी मैग्नेटिक फील्ड मिल सके, उस कॉइल का पोजीशन ऐसे करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं ना, फिक्स्ड कॉइल को दो पार्ट में बांट देते हैं। तो देखो यहाँ पे फिक्स्ड कॉइल को क्या किए, दो पार्ट में बांट दिए, ठीक है। But तो ये तुम्हारा देखो यहाँ पे एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, है ना, ये दोनों तुम्हारा फिक्स्ड कॉइल बटा हुआ है। ये इस फिगर में भी तुम देख सकते हो, अगर हम इसको जूम करके तुम लोग को दिखाएं तो देखो इसमें भी देखो तुम्हारा एक मूविंग कॉइल है अंदर में, ये थोड़ा सा दिख नहीं yes. रहा होगा अंदर में, ठीक है। और फिक्स्ड कॉइल का दो पार्ट रहता है, ठीक है, ये इतना क्लोज है ना, देखो एक इधर होगा अंदर में, किधर होगा, बीच में तुम्हारा मूविंग कॉइल होगा, बहुत ज्यादा गैप नहीं रहता है, लेकिन जो तुम्हारा मूविंग कॉइल होता है ना वो फ्री होता है, उसके अंदर में वो रोटेट कर सकता है इजीली, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, यहाँ लिखने दो, इसमें क्या है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में अब इतना फिगर जो हम लोग देख चुके, अब इसके बारे में कुछ कुछ लिख लिया जाए, ठीक है। तो देखो इसके कंस्ट्रक्शन में हम लोग बारी बारी से देखो क्या होता है ना कि पीएमएमसी में हम लोग कैसे कंस्ट्रक्शन पढ़े थे, किसी भी चीज का कंस्ट्रक्शन डिटेल हम देखते हैं तो पहले हम लोग परमानेंट मैग्नेट के बारे में बताएंगे, है ना, पहला चीज परमानेंट मैग्नेट के बारे में बता लेंगे, फिर बताएंगे कि उसका कॉइल का कैसा कंडीशन है, कॉइल कैसा यूज करते हैं, फिर उसमें बताएंगे कि कंट्रोल टॉर्क कैसा यूज होता है कि नहीं, फिर बताएंगे कि डैम्पिंग कैसा यूज होता है, ठीक, फिर पॉइंटर का अरेंजमेंट कैसा है कि नहीं। तो अभी तक हम लोग जो भी पढ़े थे सब में तो ऐसा ही कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे थे कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग वैसा ही कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। तो देखो ये तो तुम्हारा जो फिगर हम लोग बताए हैं, इस फिगर को हम लोग एक इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो बता रहे हैं तुम लोग को। देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक फिगर ऐसे बना सकते हैं, क्या करना है हम लोगों को, ऐसे हम लोग करके इधर दिखा दिए, ठीक। ये तुम्हारा फिर से ये फिगर एक्चुअली तुम लोग के एग्जाम में बनाना पड़ेगा, है ना। ये हो गया, इसके बाद से यहाँ पे अब क्या लगा देंगे, लोड, लोड मान लो हम यहाँ पे ऐसे लगा दिए, ठीक, यहाँ से इसको, ये फिगर ऐसे हो गया। इसके बाद से ये तुम्हारा फिक्स्ड कॉइल हो गया, है ना। फिक्स्ड कॉइल को करंट कॉइल भी कहा जाता है, ठीक, वो अभी हम सब चीज लिखवाएंगे, ठीक है ना। तो फिक्स्ड कॉइल, तो ये मान लेते हैं फिक्स्ड कॉइल 1, इसको बोल सकते हैं फिक्स्ड कॉइल 2, है ना, ठीक है। देखो यहाँ जो तुम्हारा फिक्स्ड कॉइल्स दो है ना जी, पहला दूसरा, ठीक, वैसे ही यहाँ पे फिक्स्ड कॉइल 1 फिक्स्ड कॉइल 2 ऐसे ले लिए, ठीक। अब हमको मूविंग कॉइल इसमें दिखाना है, तो मूविंग कॉइल का देखो कैसे दिखा सकते हैं। देखो मूविंग कॉइल का जो यहाँ पे हम लोग फिक्स्ड कॉइल को दो तरीके से दिखा रहे हैं, बाद में हम दिखाएंगे कि इस वाट मीटर का ना एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी होता है, ठीक है। तो वहां पे फिक्स्ड कॉइल मूविंग कॉइल का पोजीशन थोड़ा चेंज भी हो सकता है। तो यहाँ फिलहाल देखो यहाँ पे हम यहाँ से एक कनेक्शन लिए, ठीक है, यहाँ से एक कनेक्शन लिए हैं और यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे
लेके आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक बीच में मूविंग कॉइल रहेगा। और ठीक है, तो ये जो तुम्हारा मूविंग कॉइल रहेगा, मान लेते हैं ये अभी थोड़ा सा मूव किए हुए, है ना। इस कॉइल को हम देखो ऐसे दिखाए थे, इसमें देखो इसमें बहुत सारा वाइंडिंग किया हुआ है ना। ये कॉइल इस तरह से हो गया। अब इस पे, इसमें जो कॉइल है ना, ऊपर में मान लो इसमें जो करंट जो जाएगा, यहाँ से जो आया, ये तो हम टर्मिनेशन लिए ना, तो इसमें जो करंट जाएगा वो मान लेते हैं कि इधर से जाएगा, इधर से होके गया एक स्प्रिंग के थ्रू। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ कि एक स्प्रिंग मान लो इस तरह से लगा हुआ है। ठीक, यहाँ से करंट गया, फिर मतलब यहाँ से तुम्हारा रिटर्न भी आ गया। ठीक है, और हम क्या किए, इसको यहाँ से कर दिए। ठीक है, और ये यहाँ से लग गया, तो ये तुम्हारा मूविंग कॉइल गया यहाँ स्प्रिंग के, तो इसमें करंट से पहुंचा दिया। अब इसके ऊपर क्या होगा कि हम एक पॉइंटर लगा सकते हैं। ठीक है, को दिखाते हैं, इसका थोड़ा ठीक करते हैं। यहाँ से हम एक पॉइंटर लगा दिए, है ना। ये पॉइंटर कुछ ऐसे दिखा दिए, ठीक है। ठीक, और ये जो पॉइंटर जब हम लगा दिए, अब यहाँ पे क्या होगा, इसका एक स्केल भी होगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ स्केल स्केल बना हुआ होगा। ठीक है, इस फिगर पे मान लो ऐसे स्केल बना हुआ होगा, उस पे ये रोटेट करेगा। ठीक, तो ये फिगर क्लियर हो गया तुम लोगों को। ठीक है, यहाँ ये जो कॉइल तो तुम्हारा जो बीच में है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोटेंशियल कॉइल। बीच वाला जो कॉइल, इसको बोलेंगे पोटेंशियल, प्रेशर कॉइल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, वोल्टेज कॉइल, प्रेशर कॉइल। ठीक है, ये फिक्स्ड कॉइल या फिर करंट कॉइल, और करंट कॉइल, है ना, फिक्स्ड कॉइल या फिर करंट कॉइल। ठीक, तो ये फिगर भी हो सकता है। और इस फिगर में एक और चीज ऐड करना है, वो क्या है, देखो ये जो वोल्टेज कॉइल होता है ना, इसमें यहाँ पे एक रेसिस्टेंस हम लोग लगाते हैं। उसका रीजन तुम लोगों को पता चल जाएगा क्यों रेसिस्टेंस लगाते हैं। तो यहाँ पे मान लो क्या किए हम, कि एक रेसिस्टेंस लगा दिए, जिसको बोले आरबी। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा लोड है ना। अब हम लोग जब को लोड ऐसे लिख दिए, ठीक है, तो देखो लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है, इसको हम लोग अभी ये मान लेते हैं VL, है ना। और लोड के अक्रॉस जो करंट है, उसको क्या मान लिए, IL। आइए। ठीक है, VL IL मान लिए। तो तुम लोग जानते हो ट्रू पावर क्या होता है, ट्रू पावर क्या होता है जी, जो एक्चुअल हम लोग को जो मेजरमेंट करना है, इसी VL, ये तुम्हारा हो जाएगा VL IL cos फाई, है ना। ये VL IL जो शो किया गया है, वो क्या है, RMS वैल्यू है, समझे ना। यहाँ पे जो VL हम बता रहे हैं वो कौन सा है, RMS वैल्यू। ठीक है, ये VL हम बोल दिए, लेकिन है वो कौन सा, RMS वैल्यू, DC नहीं है। ठीक है, तो चलो ये VL IL हो गया। तो AC पावर के लिए ये तुम्हारा, यही तुम्हारा ट्रू पावर हुआ, है ना। अब वो अलग है, बात है कि ये तुम्हारा मेजर्ड करके कितना मेजर कर रहा है, यही ट्रू पावर मेजर कर भी पा रहा है कि नहीं। इसमें करंट का डायरेक्शन थोड़ा इधर हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक, इसमें करंट का डायरेक्शन हम लोग यहाँ से ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा फिगर हो गया। ठीक है, अब इस फिगर को हम चाहे तो छोटा भी रख सकते हैं, इतना पे भी सही है। मान लो हम चाहते हैं इसको छोटा कर देना थोड़ा सा, चलो ऐसे ही रहने देते हैं इसको। ठीक है, तो ये फिगर तुम्हारा हो गया, फिक्स्ड कॉइल, मूविंग कॉइल, ये फंडा क्लियर हो गया। तो देखो अब हम लोग कंस्ट्रक्शन में बारी बारी से चलेंगे, इन सब के बारे में डिटेल। पहला जो नंबर आएगा किसका, फिक्स्ड कॉइल का, है ना। सबसे पहले हम फिक्स्ड कॉइल बनाए थे, है कि नहीं, फिक्स्ड कॉइल सबसे पहले बनाए थे, तो उसी का पहले बोलते हैं फिक्स्ड कॉइल। और इसको क्या लिख सकते हैं, करंट कॉइल्स, है ना, CC भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, देखो इसके बारे में क्या लिखेंगे, इसको फिक्स्ड कॉइल और फील्ड कॉइल्स भी बोला जाता है। ठीक, तो देखो
यहाँ ध्यान देना, ये जो फिगर है ये फिक्स्ड कॉइल दोनों को हम देखो करंट कैसे गया, यहाँ से करंट ऐसे गया और यहाँ से इसमें लोड में गया है कि नहीं। तो ये फिक्स्ड कॉइल तुम्हारा बेसिकली सीरीज में कनेक्टेड है लोड के साथ, है कि नहीं बताओ। फिक्स्ड कॉइल जो है देखो इसका करंट जो है कहाँ कहाँ से गया है, देखो इधर से ऐसे करंट गया है ना, इधर से इसमें, ठीक है। हाँ ये अलग मैटर है कि इसमें भी थोड़ा सा करंट जाएगा, पोटेंशियल कॉइल में भी थोड़ा सा करंट जाएगा, लेकिन फिर भी हमारा टारगेट यही था कि हम फिक्स्ड कॉइल को क्या किए कि सीरीज में चाहे थे लगाने के लिए। अब इसी के लिए अब इसमें ये जो करंट थोड़ा सा लेगा ना, तो कहीं कहीं तुमको कंस्ट्रक्शन में ऐसा दिख सकता है कि हम जो इस पॉइंट जो है ना यहाँ से, इसको यहाँ से न लेके हम लोग यहाँ से भी ले सकते थे, मतलब इन दोनों के बाद, समझे। मतलब मूविंग कॉइल का जो कनेक्शन है ना, इसको हम लोग इधर से भी ले सकते थे, तो वो किसी किसी डायग्राम में मिल जाता है, ठीक है। तो फिलहाल हम किसी एक कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या, फिक्स्ड कॉइल को हम लोग पर्पस यही है कि सीरीज में हम उसको लगा दें, ठीक है। फिक्स्ड कॉइल तुम्हारा सीरीज में हम कोशिश किए लगाने के लिए, और जो मूविंग कॉइल है उसको पैरेलल में लगाने की, है कि नहीं। फिक्स्ड कॉइल जो है, अब देखो जैसे हम लोग क्या किए थे, डीसी मेजरमेंट किए थे, उसमें आम मीटर पढ़े थे, वोल्ट मीटर पढ़े थे, तो उसमें कैसे हम लोग ये नोटिस कर रहे थे कि आम मीटर सीरीज में लगाना है, वैसे ही यहाँ करंट कॉइल को सीरीज में लगाना है। वोल्ट मीटर वहां पे कैसे पैरेलल में गए थे, वैसे ही यहाँ पे पोटेंशियल कॉइल को क्या करना है, पैरेलल में लगाना है ना। अब इसका लोकेशन, दो लोकेशन पॉसिबल है, जैसे एसी और डीसी वाले में, जैसे तुम्हारा आम मीटर वोल्ट मीटर मेथड, वोल्ट मीटर आम मीटर में होता था ना, दो दो उसमें क्या होता था कि दो कनेक्शन पॉसिबल था, वैसे ही इसमें भी दो कनेक्शन पॉसिबल है, ठीक है। उन दोनों में से हो सकता है कोई एक कनेक्शन ज्यादातर यूज होता हो, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग एक कॉमन डायग्राम देखें जहां आम मीटर वोल्ट मीटर का यहाँ जो जो तुम्हारा पोटेंशियल कॉइल है वो यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है। समझ गए ना। हम यही कहना चाह रहे हैं कि इसका कनेक्शन इधर से भी हो सकता था, जो कि यहाँ इसमें नहीं किया गया है, किसी किसी फिगर में वो भी दिख सकता है, ठीक। तो फिक्स्ड कॉइल तुम्हारा सीरीज में रहेगा लोड की तरह, जैसा कि आम मीटर रहता था। पोटेंशियल कॉइल तुम्हारा पैरेलल में रहेगा लोड के साथ, जैसा कि वोल्ट मीटर रहता था, ठीक है। चलो इसके बारे में और क्या क्या लिखना है पॉइंट। दीज आर, ये जो होता है ना देखो, फिक्स्ड कॉइल करंट को कैरी करता है, ठीक। तो हमारा टारगेट ये रहता है कि लोड का सारा करंट जो है वो फिक्स्ड कॉइल के थ्रू जाए, है ना। हमारा टारगेट यही रहता है, देखो ये लोड के साथ सीरीज में है, तो टारगेट यही है कि सारा का सारा करंट इसके जाए। तो इस करंट ज्यादा इसको, यानी कि इसको इसके थ्रू ज्यादा जब करंट जाएगा, तो मेरा टारगेट, मैं क्या कोशिश करूंगा, करंट इसका कैपेसिटी ज्यादा हो, इसका जो भी कॉइल हो उसका करंट का कैपेसिटी ज्यादा हो। तो कैसा कॉइल का करंट कैपेसिटी ज्यादा होता है, जो कॉइल मोटा होता है, जानते हो तुम लोग, अगर मोटा करंट मोटा वायर रहेगा तो उसमें करंट ज्यादा फ्लो होने का कैपेसिटी रहेगा, है कि नहीं। ये बात तो क्लियर है ना सबको, ठीक है। तो ये हो गया। अब these आर मेड ऑफ थिक वायर, इसीलिए हम इसको क्या किए, मोटा वायर से बना दिए, है ना। फॉर कैरिंग, किस लिए, ये जो मेन लोड करंट को कैरी करता है, कैरिंग द, ठीक है। ये तुम्हारा जो मेन करंट है ना उसी को कैरी करता है, इसीलिए हम क्या किए इसको मोटा बनाए, ठीक है, ताकि ये मेन करंट को कैरी कर सके, ज्यादा करंट को मेजर करना इसलिए, ठीक है। इसके बाद से इसका दूसरा पॉइंट क्या है, तो कॉइल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, ठीक है। क्यों टू पार्ट्स, सो दैट, देखो इसका क्या है, इसको लिख सकते सो एज टू प्रोवाइड, इसका रीजन क्या है, पहला जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर सके, ठीक है। टू प्रोवाइड, क्या क्या दे सके, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्या हमको क्या दे सके, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे सके, ठीक। कहाँ पे, नियर द, नियर द सेंटर, ठीक है। देखो
इन दोनों के बीच में यहाँ पे तुम्हारा क्या है, तुम इन दोनों को अलग अलग रखें ताकि इन दोनों, ये दोनों मिल के क्या करे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करे बीच में जहाँ पे तुम्हारा मूविंग कॉइल लगा हुआ है। यही बात हम लिखवाए हुए हैं, समझ गए? ज्यादा कॉम्प्लेक्स बातें नहीं है, सिंपल सिंपल बात है जो तुम लोग ऑलरेडी देख के समझ चुके हो, वही सारी बातें, ठीक है। सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, मोटा कंडक्टर बनाया जाता है और दो पार्ट में बांटा गया है ताकि यूनिफॉर्म हो। तो बस इतना लाइन इसके बारे में लिखे, है ना। इसके बाद से क्या है, हम लोग अब चलेंगे मूविंग कॉइल के बारे में। अगला पॉइंट लाइन किसके बारे में, अब मूविंग कॉइल के बारे में। मूविंग कॉइल के बारे में क्या कहानी है, देखो मूविंग कॉइल को अक्रॉस द लोड लगाते हैं, मतलब पैरेलल लगाते हैं। कल ही हम बता रहे थे तुम लोगों को, अक्रॉस जब भी बोलेंगे ना समझना पैरेलल, है ना। तो मूविंग कॉइल का कनेक्शन कहाँ गया है, किया गया है पैरेलल, लोड के पैरेलल में, ठीक। अक्रॉस का मतलब पैरेलल, ठीक है। इट इज कनेक्टेड अक्रॉस द लोड, ठीक है, लोड के अक्रॉस कनेक्टेड है। एक पहला पॉइंट ये हो गया। इसके बाद से देखो, ये जो कॉइल है ना, अब देखो इसमें अगर तुम इसको पैरेलल में लगाए हो तो यहाँ पे ये कुछ ना कुछ करंट तो ड्रॉ ले करेगा। प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ करता है, समझ गए। आइडियल तो है नहीं कि करंट नहीं ड्रॉ करेगा, ये कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ करता है। जो भी करंट ड्रॉ करेगा वो करंट जो होगा ना, वो यहाँ का जो भी वोल्टेज रहे, जैसे मान लो यहाँ पे अभी वोल्टेज कितना है जी, VL है ना, यहाँ का वोल्टेज अभी क्या है, VL है। ये VL जो यहाँ पे है, ये पूरा पूरी यहाँ पे है कि नहीं, तो ये इसके अक्रॉस वोल्टेज कौन सा है, VL। तो वो जो भी करंट ड्रॉ करेगा वो VL के प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जो भी वोल्टेज वहां पे उसके क्रॉस है उसके प्रोपोर्शनल करंट ड्रॉ करेगा, ठीक है। यानी कि अगर हम करंट भी उसका जान लेते हैं तो उसको हमको आइडिया मिल जाएगा कि उसका वोल्टेज कितना होगा। अगर उसका वोल्टेज ज्यादा है तो इसके इसके में जो करंट जाएगा वो भी ज्यादा होगा, है ना। तो इसके करंट के थ्रू ही हम उसका वोल्टेज मेजर कर लेते हैं, ऐसा दिमाग में रखो, ठीक। It is connected across the load. It carries current proportional ठीक है। ये क्या करता है जी, वोल्टेज के प्रोपोर्शनल करंट कैरी करता है ना। तो इट कैरीज करंट प्रोपोर्शनल टू द लोड वोल्टेज, इसको हम लोग क्या करते हैं, लोड वोल्टेज लिखते हैं, ठीक है। तो लोड वोल्टेज के पैरेलल के प्रोपोर्शनल करंट करेगा। दूसरा चीज, अब इसका हम ये बता दिए कि हाँ भाई इसको पैरेलल में कनेक्ट किए हैं, ये उसके वोल्टेज के प्रोपोर्शनल करता है। अब इसके बारे में, अब इसका मटेरियल कैसा यूज होता है, जैसे उसको बोले कि वो मोटा कंडक्टर यूज होता है। ये जो तुम्हारा होता है, यहाँ पे हम लोग एक रेसिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पे ध्यान देनी बात है कि वो रेसिस्टेंस नॉन इंडक्टिव होना चाहिए। मतलब रेसिस्टेंस जो भी होना चाहिए ना वो नॉन इंडक्टिव होना चाहिए। देखो इसके साथ क्या करते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे एक हम लोग ये आरबी तुमको शो किए हुए है ना, ये देख रहे हो, एक रेसिस्टेंस हम लोग आरबी तुमको यहाँ पे शो किए हुए हैं। तो यहाँ पे एक आरबी रेसिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है, देखो हाई वैल्यू नॉन इंडक्टिव रेसिस्टेंस देखो हम लोग एक हाई वैल्यू नॉन इंडक्टिव रेसिस्टेंस को सीरीज में कनेक्टेड करते हैं, इन कनेक्टेड इन सीरीज विथ वोल्टेज कॉइल, ठीक है। तो मूविंग कॉइल को हम लोग वोल्टेज कॉइल भी बोलते हैं, कॉइल, और प्रेशर कॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया।
ठीक, ये चीज क्लियर हो गया। यहाँ आरवी हम लोग जो दिखाए थे उसका वो बात क्लियर हो गया। इसका देखो हम क्या चाहते हैं ना, देखो ये जो आरवी है ना, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे एक टर्म यूज किए हैं, वो कौन सा टर्म है जी? नॉन इंडक्टिव। नॉन इंडक्टिव रेसिस्टेंस का कहने का क्या मतलब हुआ कि उसमें कोई इंडक्टिव पार्ट नहीं रहेगा। तुम लोग जानते हो अगर प्योर रेसिस्टिव सर्किट है उसमें क्या होता है, अगर करंट तुम्हारा ऐसे है, सॉरी वोल्टेज अगर तुम्हारा ऐसे है, तो करंट का भी जो वेवफॉर्म होगा वो क्या होगा, इसी के साथ इन फेज रहेगा। मतलब दोनों एक साथ उठेंगे, दोनों एक साथ बैठेंगे, मतलब दोनों एक साथ ऐसे रहेगा। समझ गए? देखो एक साथ शुरुआत हुआ 0 पे, एक साथ वापस 0 पे आया, एक साथ नेगेटिव गया, एक वापस ऐसे आया। इन दोनों को क्या कहते हैं? इन फेज। समझे? तो ये इन फेज कब पॉसिबल होता है जी? इन फेज तब पॉसिबल होता है जब सर्किट रेसिस्टिव हो, कोई इंडक्टेंस नहीं रहे सर्किट में, तब जाके पॉसिबल होता है रेसिस्टिव सर्किट में। डीसी सर्किट में दोनों चीजें इन फेज होती है। तो मेरा पर्पस यहाँ पे यही है कि हम जो प्रेशर कॉइल का जो वोल्टेज है ना, जो प्रेशर कॉइल में जो भी करंट जा रहा है, यहाँ से जो भी इसमें करंट आया ना, मेरा टारगेट यही है कि वो इस वोल्टेज के इन फेज में रहे। इसीलिए हम क्या किए, यहाँ पे हाई वोल्टेज रेसिस्टिव सिर्फ लगाए हैं ताकि इसके इंडक्टेंस को ये इग्नोर कर दे और इन वोल्टेज और करंट को क्या रखे, इन फेज रखे। ठीक है, मेरा पर्पस यही है कि दोनों को इन फेज रखा जाए। ठीक, ये हाई वैल्यू ऑफ नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद वोल्टेज कॉइल। ठीक है, टू रिस्ट्रिक्ट, देखो इसको कनेक्ट करने के लिए इसका पर्पस क्या है जी? देखो टू रिस्ट्रिक्ट, इसका पर्पस क्या है? पहला चीज कि पहला काम क्या है? रुक जाओ, इसको हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, लिख दिए, इसको हम आरबी यहाँ लिख देते हैं, यहाँ ऐसे लिखेंगे पॉइंट दिस हाई ऐसा सीधा सीधा लिखते हैं, दिस रेसिस्टेंस सर्व्स टू पर्पस। पहला क्या है? फर्स्ट, इट रिड्यूसेस करंट मैग्नीट्यूड। समझ गए? अगर रेसिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, तो मान लो तुम VL वोल्टेज है बटा RV अगर मान लो हो गया है ना, इसके साथ मान लेते हैं RM भी है, इसका वैल्यू छोटा रहता है, इसका वैल्यू हम बहुत ज्यादा लिए, तो ये क्या करेगा, ओवरऑल जो करंट जो जाएगा ना पोटेंशियल कॉइल में उसको कम कर देगा, क्योंकि इसका वैल्यू तुम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो, है कि नहीं? बड़ा सन्नाटा छाया हुआ है यार, सब लोग एकदम से शांत है। अच्छी बात है, लेकिन समझ रहे हो ना सब कोई? यस सर। यस सर। यस सर, समझ रहे हैं। सब सही है, ठीक है, सो मत जाना तुम लोग, है ना? नहीं सर। ठीक है, तो हाई वैल्यू हम लोग रेसिस्टेंस का क्यों लिए? पहला पर्पस क्या है भाई? करंट को मैग्नीट्यूड को कम कर दे। दूसरा पहला पर्पस क्या है? दूसरा पर्पस तो इसका क्या है? इट मेक्स current in phase with करंट नहीं लिखते हैं, प्रेशर कॉइल करंट। with load voltage it makes pressure coil current in phase with load voltage। अब देखो ये परफेक्टली इन फेज नहीं ले आ पाता, समझे? कुछ ना कुछ एंगल का डिफरेंस रह जाता है, समझे? देखो यहाँ पे एक चीज तुम लोग नोटिस करना, मंजीत कहाँ गए तुम? एक बार तुम पूछ रहे थे सर क्या फेजर क्या है, पूछ रहे थे ना? सर फेजर डायग्राम। तो तुम लोग एक पॉइंट नोटिस करना आप,
क्या है कि ये हम तुम लोग को अभी साइनसॉइडल सिग्नल दिखा रहे थे ना जी, है ना? ये साइनसॉइडल दिखने देखो हमको बार-बार ऐसा डायग्राम बनाना पड़ रहा था कि नहीं? है कि नहीं बताओ? ये डायग्राम मान लो यहाँ पे भी हम एक डायग्राम बनाए हैं साइनसॉइडल सिग्नल का, ठीक? ये बना है कि नहीं? यहाँ पे वोल्टेज को दिखाए हैं इस तरह से, यहाँ पे करंट को फिर दिखाए हम लैगिंग, है ना? तो ये जो साइनसॉइडल सिग्नल बेसिकली क्या होता है कि ये मूव करता है, मतलब टाइम के साथ ये मूव कर रहा है ना? मतलब वेरी कर रहा है टाइम के साथ। और लेकिन एक चीज तो फिक्स है, इसका मैग्नीट्यूड जो है मैक्सिमम इतना जाएगा, है ना? ये बात तो पक्का है, ठीक है? तो कुछ लोग दिमाग लगाया अपना मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए, क्या किया कि बोला कि ये जो साइनसॉइडल ऐसे घूम रहा है ना, हम इसको क्या मानेंगे कि ये इसको एक फेजर मान लेंगे, ठीक है? फेजर वेक्टर की तरह ही है, समझो। ये इसको एक फेजर मान लीजिए जिसका मैग्नीट्यूड फिक्स है ना? इसका जैसे मैग्नीट्यूड फिक्स होता है वही मैग्नीट्यूड इसका भी मान लो फिक्स है। और इसके साथ अब ये देखो ये क्या कर रहा है ना, ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक 2 पाई लगाता है ना जी 360 डिग्री, है कि नहीं? तो हम एज्यूम कर लिए कि ये जो है, ये जो फेजर है ना, ये रोटेट करता है इस डायरेक्शन में, समझे? हम ऐसा मान लिए कि ये यहाँ से अगर शुरू किया 0 डिग्री इसको माने हैं, तो यहाँ से ये शुरू किया इस डायरेक्शन में ये रोटेट करेगा और यहाँ से घूम के वापस आएगा तो 360 डिग्री लगा लेगा। तो इसी फेजर को, इसी साइनसॉइडल सिग्नल को हम इस फेजर के रूप में दिखा सकते हैं, समझे? इसी साइनसॉइडल सिग्नल को हम क्या कर सकते हैं, इस फेजर के रूप में दिखा सकते हैं। अब देखो होगा क्या कि जैसे मान लो, अब हम तुमको यहाँ पे इस फिगर में ध्यान से देखो, यहाँ पे जो बात है, ये जैसे ये वोल्टेज सिग्नल आगे चल रहा है, तुमको बोले ना करंट तुम्हारा इसके थोड़े पीछे चल रहा है, लेकिन ये जो है ना दोनों सेम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल रहता है। दोनों जो सिग्नल है वोल्टेज और करंट, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, यानी कि दोनों का स्पीड जो होगा वो दोनों का सेम रहेगा, ठीक? तो स्पीड जब सेम है तो होगा क्या कि इसके पीछे मान लो कि एक करंट है, समझ गए? ये इधर से भाग रहा है, इधर ये रोटेट करेगा सिर्फ, समझे? ये रोटेट करेगा। अब क्या है ना कि तुम्हारा करंट जो है, देखो करंट का मैग्नीट्यूड ब्लू वाला जो है वो थोड़ा छोटा है। मान लेते हैं करंट का मैग्नीट्यूड छोटा है, तो हम एक दूसरा इसको दूसरा फेजर के रूप में दिखा सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड हम लोग क्या किए कि छोटा-सा दिखा दिए। क्यों? क्योंकि एक्चुअल मैग्नीट्यूड छोटा है इसलिए हम लोग दिखा दिए इसको छोटे से, बड़ा भी हो सकता है, डज़न्ट मैटर। ठीक है? ये हो गया। लेकिन इसको हम क्या किए, इसको पीछे दिखाए हैं इसके, है कि नहीं? देखो, इसको हम क्या किए हैं, इसको इससे पीछे दिखाए हैं कि नहीं? अब इससे क्या हुआ, अब कितना पीछे दिखाए हैं जी, तो दोनों के बीच में जितना एंगल है देखो, कितना एंगल से ये लैग कर रहा था, फाई एंगल से, तो इसको फाई दिखा देंगे, है कि नहीं? तो ये सिर्फ इस करंट और वोल्टेज के लिए, रिलेशनशिप के लिए ये समझो। अब ये जब फेजर हो गया ना, अब ये रोटेट कर रहा है, ये देखो ये बंदा जो है ना, ये दोनों रोटेट कर रहा है सेम स्पीड से, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रहेगा कि नहीं? बोलो, रहेगा ना? तो अगर तुम जाके फोटो खींचो, ये दोनों रोटेट कर रहा है बड़ा स्पीड से, समझे? और तुम जाके एक फोटो खींचोगे ना, तो तुमको पता चलेगा कि ये तुमको स्टेशनरी दिखेगा, है कि नहीं? बोलो, मंजित, तुम्हारा ही डाउट था, है ना? तो जो अगर तुम फोटो खींचोगे, तो ये तुम्हारा दोनों स्टेशनरी दिखेगा कि नहीं? है ना? तो ये जो फोटो तुम खींचे ना, इस फोटो को हम ऐसे है तो इसको घुमा के ऐसे भी तो दिखा सकते हैं। यहाँ पे वोल्टेज हो गया, यहाँ पे करंट हो गया, ठीक? इन दोनों के बीच में एक एंगल दिखा दिए, तो ये इसको हम फेजर डायग्राम बोल देते हैं। अब चूंकि देखो, अब बात ये है कि ये जो फेजर डायग्राम ये इस सिंपल सर्किट के लिए है। यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे करंट गया, इसके क्रॉस वोल्टेज है, बस ये सिंपल सर्किट के लिए, इतना ही के लिए है ये फेजर डायग्राम। लेकिन जब सर्किट और बड़ा हो जाता है ना? जैसे मान लो कि और भी बड़ा सर्किट हो गया, इस तरह से रेजिस्टेंस हो गया, बहुत सारी चीजें अगर आ गई, है ना? उसका इक्वेशन चेंज हो सकता है उस सर्किट का। तो इक्वेशन मान लेते हैं एक आ गया ऐसा कि V1 बराबर V2 प्लस आई आर प्लस जे आई इंटू एक्स एल, ऐसे मान लो एक रिलेशनशिप रहा, तो इसके लिए अलग फेजर बनेगा, है ना? उसके लिए क्या किया जाता है कि करंट का फिर मतलब इन सारे ड्रॉप्स को बारी-बारी से निकाल के तब उस फेजर को ऐड किया जाता है। जैसे वेक्टर किया जाता है ना, उसी तरह से इनका भी कहानी चलता है। ठीक है? तो उस तरह से फिर उसको ऐड करके, ताकि हम मतलब ग्राफिकली जो प्लॉट करके ना, ग्राफिकली भी कभी-कभी कैलकुलेशन ईज़ी हो जाता है। मैथमेटिकली तो हम लोग सॉल्व करते ही हैं, ग्राफिकली भी थोड़ा ईज़ी हो जाता है। तो अपने कन्वीनियंस के लिए ये फेजर डायग्राम बना के आदमी समझ लेता है। समझे ना? आई होप तुम्हारा थोड़ा छोटा-मोटा कुछ क्लियर हो चुका होगा। ठीक है? बाकी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, पता नहीं रहता है ये है क्या, क्यों है? तो ये फेजर डायग्राम है ना, सीधा-सीधा जान लो, ये फेजर जो है ना वो रोटेट करता है। एक्चुअल में जैसे साइनसॉइडल सिग्नल आगे बढ़ रहा है, वैसे ही ये फेजर रोटेट करता है। तो फेजर डायग्राम जो होता है ना, वो स्नैपशॉट होता है, मतलब फोटो खींचा हुआ रहता है, समझो। समझ गए? तो ये किसी पर्टिकुलर लोकेशन को क्या है, जब बनाते हैं सर्किट का फ्रीक्वेंसी सबका
इसीलिए सारा फेजर जो होता है मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस मेंटेन रहता है, समझे? इसीलिए तो ये दोनों का गैप हो गया। तो अब देखो यहाँ करंट है तो करंट को कहा जा रहा है करंट जो है इस वोल्टेज को लैग कर रहा है, समझ गए? तो ये देखो ये वोल्टेज अपना किसी एंगल पे होगा शुरुआत में, है ना? ठीक, तो ये वोल्टेज जो शुरुआत में किसी न किसी एंगल पे होगा, लेकिन हमको उससे फर्क नहीं पड़ रहा है भाई कहीं पे हो, हमको बस इतना मतलब है कि ये करंट इससे पीछे है, ठीक है? तो करंट इससे पीछे है तो हम वोल्टेज को कहीं भी ले लिए स्पेस में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अगर तो इसीलिए क्या किया जाता है कि जब भी आप किसी का फेज एंगल बताते हैं ना, तो क्या करते हैं किसी एक को रेफरेंस मान लेते हैं, है ना? जैसे मान लो हम यहाँ पे वोल्टेज को रेफरेंस मान लिए और इसको इस तरह से दिखा दिए, है ना? इस वोल्टेज को हम इस तरह से दिखा दिए, इसको चाहते तो हम ऐसे खड़ा भी दिखा सकते थे, इसी को रेफरेंस मान के खड़ा भी दिखा सकते थे। तो इसका एंगल 0 कर रखेंगे और बाकी सबका एंगल इसके रिस्पेक्ट में बताते जाएंगे, समझ गए? तो ये भी तरीका यूज होता है, ठीक? तो ये फेजर डायग्राम हो गया, क्यों होता है ये सब समझ गए, ठीक है? तो यहाँ पे ये सबको रहने देते हैं, ये सब ध्यान देना, ये सब साइड से है ना? इसको नोट्स में मत डाल देना, ये नोट करके है साइड में, ठीक? कुछ क्लियर हुआ मंजित? यस सर, थोड़ा बहुत। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत फिर आगे पढ़ोगे ना मशीन वगैरह जब तुम पढ़ोगे तो बहुत आएगा, मशीन पावर सिस्टम और डिटेल पढ़ोगे ना, बहुत आता है फेजर डायग्राम, ठीक है? इसके बिना तुम्हारा इलेक्ट्रिकल का ठीक है जिंदगी सर। अधूरा है, समझे? ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। तो हम लोग मूविंग कॉइल समझ गए, मूविंग कॉइल में हम लोग ये समझ गए इट मेक्स प्रेशर कॉइल करंट इन फेज विद लोड वोल्टेज। देखो ये परफेक्टली तो नहीं कर पाता, तो इसमें हमको कुछ ना कुछ लाइन ऐड करना पड़ेगा, ये परफेक्टली नहीं कर रहा। सर 2 नंबर जो है सर ऊपर लिखा है जो इट मैक्स, इसका फिर समझाइए तो। इसका मतलब यस सर, नहीं समझे। अच्छा, इट मेक्स प्रेशर कॉइल करंट इन फेज विद लोड वोल्टेज। देखो क्या होगा, ऐसा समझो, मान लो ये वोल्टेज सोर्स है, सीधा सीधी ऐसे समझो, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है? अब ये वोल्टेज सोर्स क्या हुआ कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, एक रेसिस्टेंस है और इसके साथ एक इंडक्टेंस भी है छोटा सा, मतलब यहाँ पे एक अल्टीमेटली एक कॉइल है। तो ये जो कॉइल होता है ना, इस कॉइल के साथ एक रेसिस्टेंस, मतलब कॉइल कभी भी रहेगा तो उसका कुछ ना कुछ इंडक्टिव इफेक्ट रहेगा और कुछ ना कुछ उसका रेसिस्टिव इफेक्ट रहेगा। तो अब इसमें मान लो यहाँ पे वोल्टेज भी है, इसमें जो करंट होगा, तो इंडक्टिव सर्किट का ये प्रॉपर्टी है कि करंट कुछ ना कुछ लैग करेगा पक्का। आरएल सर्किट जब तुम पढ़ोगे ना नेटवर्क में, आरएल सर्किट, तो तुमको पता चलेगा जो करंट आएगा ना वो क्या होगा, कुछ ना कुछ एंगल से, फाई एंगल से लैग करेगा। तो मान लेते हैं वोल्टेज का फेजर ऐसे है तो करंट का फेजर मान लेते हैं थोड़ा ऐसे हो गया, है ना? ये करंट का फेजर हो गया, ये वोल्टेज का फेजर हो गया, इन दोनों के बीच में एंगल ऐसा है, मान लेते हैं, ठीक? आरएल देखो, तो अब ये फाई का वैल्यू कितना होता है जी बताओ? फाई का वैल्यू जो होता है वो होता है tan इनवर्स ओमेगा एल बटा आर, समझ गए? tan इनवर्स ओमेगा एल बटा आर, ओमेगा क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक? इसको हम लोग एक्सएल भी बोलते हैं, पता नहीं तुम लोग अभी तक इसको पढ़े हो कि नहीं, ठीक है? तो ये एंगल होता है, इससे दिया जाता है, समझ गए? अब देखो तुम हमको ये बताओ, अगर इस रेसिस्टेंस का वैल्यू अगर हम बढ़ा दें, समझ गए? इस रेसिस्टेंस का वैल्यू अगर हम कहीं किसी भी मेथड से बढ़ा दें तो क्या होगा? रेसिस्टेंस को हम बहुत बढ़ा दें तो क्या होगा? ये टोटल टर्म तो घट जाएगा, है ना? नीचे वाला टर्म को बढ़ाएंगे तो ये टोटल टर्म घट जाएगा, तो tan इनवर्स का वैल्यू जो होगा ना, ये जो tan इनवर्स का वैल्यू होगा ये अल्टीमेटली घट जाएगा, यानी कि जो फाई का वैल्यू होगा वो घट जाएगा, यानी कि ये जो एंगल है वो घट जाएगा। बात समझो, तो इसका मतलब है कि ये जो करंट अब होगा ना ये लगभग इसके और बराबर, मैग्नीट्यूड भले कम, मतलब मैग्नीट्यूड का अलग मैटर है, हो सकता है करंट का मैग्नीट्यूड घट जाए, घटेगा ऑब्वियसली, रेसिस्टेंस सर्किट में बढ़ा रहे तो मैग्नीट्यूड भी घट जाएगा और साथ साथ अब ये एंगल भी घट जाएगा। तो ये एंगल, ये अब मान लीजिए फाई डैश नया हो गया, तो ये बताओ ये करंट इसके साथ लगभग इन फेज आ रहा है कि नहीं? एकदम एग्जैक्टली नहीं होता लेकिन लगभग लगभग हो गया कि नहीं? पहले इतना ज्यादा एंगल था, अब ये एंगल घट गया कि नहीं? बोलो, हुआ क्लियर? बताओ। यस सर। अच्छा, क्वेश्चन अच्छा था तुम्हारा और समझने वाली चीज भी है, ठीक है? समझे कि नहीं वो बताओ? यस सर, समझ गए। समझ गए? तो रेसिस्टेंस Yes. हम लोग सर्किट में बढ़ा के क्या किए, इस करंट को इस वोल्टेज के साथ फेज में लाने की कोशिश किए। ये परफेक्टली नहीं कर सकता भाई, ठीक है?
क्योंकि अभी भी इंडक्टिव इफेक्ट तो है ही, लेकिन बहुत हद तक कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे एक टर्म लिख भी देंगे हम, makes pressure coil in phase with load voltage as close as possible, है ना। ऐसे लिख देते हैं इसको, सेंटेंस थोड़ा गड़बड़ा जा रहा है। इट मेक्स प्रेशर कॉइल करंट फेजर लिख देते हैं, क्लोजर टू वोल्टेज फेजर। समझ गए ना। तो इसको क्या करेगा ये, अल्टीमेटली कर देगा। तो इस सर्किट में हम लोग क्या किए हैं, आर को बढ़ाने के लिए क्या किए हैं, जो पहले आर था इसमें हम लोग क्या किए, आरएल था ना, इसमें हम क्या किए हैं अलग से आर भी लगा दिए, है ना। इसी में हम लोग क्या किए हैं, आर भी लगा दिए, वीएल था, ठीक। तो यहाँ पे क्या किए, आर भी लगा दिए, ठीक है। तो इससे आर प्लस आर भी हो गया। तो आर भी का वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसलिए तुम्हारा फाई एंगल घट गया। समझ गए ना, ठीक है। समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। तो ये दूसरा लाइन क्लियर हो गया होगा, यस सर। ठीक है। तो वोल्टेज फेजर से ये नजदीक में आया था, इनका ये पर्पस क्लियर हो गया तुम लोग। चलो आगे हम लोग देखते हैं अब क्या है। इसके साथ ये जो अगला जो पॉइंट है वो ये है, अगला पॉइंट हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। मूविंग कॉइल इज मेड ऑफ फाइन वायर। फाइन बोले तो थिन वायर, समझे, फाइन वायर, ब्रैकेट में लिख देते हैं थिन वायर, ठीक है। तुम्हारा प्रेशर कॉइल कैसा रहता है जी, पतला कॉइल मतलब वायर का बना हुआ होता है। करंट कॉइल कैसा होता है, मोटे वायर का, क्योंकि उसमें करंट ज्यादा फ्लो कराना है। और इसमें हमारा पर्पस क्या है, टारगेट यही है कि करंट जितना कम से कम फ्लो हो सके, ठीक है। ठीक, तो मेरा दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया, मूविंग कॉइल हो गया। अब जो है, अब हम लोग मूविंग कॉइल का कहानी हम लोग अब बता दिए। तो अब हम लोग तीसरा जो देखेंगे वो है कंट्रोल कैसे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कंट्रोल, इसमें कंट्रोलिंग कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो देखो स्प्रिंग कंट्रोल यूज करते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। क्या कौन सा कंट्रोल यूज करते हैं, स्प्रिंग कंट्रोल इज यूज्ड इन दिस इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इस इंस्ट्रूमेंट में हम लोग कैसा कंट्रोल यूज करते हैं, स्प्रिंग कंट्रोल। स्प्रिंग कंट्रोल हम लोग बार बार देखे हुए हैं, पीएमएमसी में देखे हैं, ठीक है। पीएमएमसी में भी यूज होता है, मूविंग आयरन में भी स्प्रिंग होता है, ठीक। तो उधर हम लोग बार बार देखे, हर जगह स्प्रिंग कंट्रोल बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो कंट्रोल के लिए ग्रेविटी कंट्रोल यूज होता है या फिर स्प्रिंग कंट्रोल होता है। यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, स्प्रिंग कंट्रोल। इससे ज्यादा इसका डिस्क्रिप्शन देना नहीं है, ठीक है। चौथा पॉइंट जो है डैम्पिंग। डैम्पिंग, तो डैम्पिंग में हम लोग कैसा डैम्पिंग यूज करते हैं इसमें, ठीक है। इसमें हम लोग जो डैम्पिंग यूज करेंगे वो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करेंगे, ठीक है। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इज यूज, ठीक। इसमें हम लोग अब एयर फ्रिक्शन का डायग्राम वगैरह नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी शुरुआत में हम लोग बना के दिखा चुके हैं कई बार, है कि नहीं, ठीक है। इसके बाद से जो है स्केल एंड पॉइंटर, अगला जो पॉइंट है पॉइंटर, ठीक। तो देखो these instruments मतलब these instruments are देखो
स्केल तो हम लोग ऐसे दिए, ठीक है, स्केल यहाँ पे दिए है ना, पॉइंटर यहाँ पे दिए, ठीक, स्केल दे दिए, पॉइंटर दे दिए, और क्या करते हैं ना, यहाँ पे छोटा सा एक मिरर भी देते हैं, समझे, मिरर भी हम लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। मिरर से क्या होता है ना, पैरेलक्स एरर दूर होता है, समझे, ये बात तो तुम लोग को पता है ना। तो यही है, दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर इक्विप्ड विथ मिरर टाइप स्केल। कैसा स्केल होता है जी, मिरर टाइप स्केल होता है, ठीक है। स्केल में यहाँ पे मिरर दिया हुआ है ताकि स्केल और देखो, मिरर टाइप स्केल हो गया, और जो तुम्हारा ये होता है, क्या कहते हैं, ये जो पॉइंटर होता है ना, ये पॉइंटर जो होता है ना, नाइज एफ होता है, मतलब इसका जो ये पॉइंटर होता है ना, ये काफी पतला होता है, समझे, चाकू की तरह एकदम एकदम पतला नोक होता है, ठीक, तो इसको नाइफ एज बोलते हैं, मिरर टाइप स्केल एंड नाइफ एज पॉइंटर्स, ठीक है, ठीक है। इस इंस्ट्रूमेंट में नाइफ, इससे क्या होगा, ये दोनों लगाने से हम लोग मिरर टाइप स्केल लगा दिए, पॉइंटर बहुत पतला लगते है, इससे जो देखने में एरर आता है ना, ऑब्जर्वेशनल एरर के कैटेगरी में पैरेलक्स एरर आता था, है ना, उसको सिस्टमैटिक एरर में लाते थे। टाइप्स ऑफ एरर में तुम लोग पढ़े होंगे, पता नहीं रिवाइज किए होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज बताएंगे उस पर, समझे। तो इसका क्या पर्पस है, इस सब का पर्पस यही था, टू रिमूव पैरेलक्स एरर। कौन सा एरर, पैरेलक्स एरर, याद है ना जी, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा इसका कंस्ट्रक्शन का डिटेल, समझ गए, है ना। अब इसको थोड़ा तुम लोग थोड़ा देख लो, क्या क्या हम बता चुके हैं अभी तुम लोगों को। देखो अभी हम क्या बता दिए, वाट मीटर, पहले हम बताएंगे एसी पावर मेजरमेंट में जो मेजरमेंट होता है वो एवरेज पावर इस तरह से दिया जाता है, ठीक, और इसका हम लोग यूज कौन सा करते हैं, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप वाट मीटर यूज करते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन में हम लोग फिक्स्ड कॉइल होता है, मूविंग कॉइल होता है, कैसे कनेक्शन होता है वो हम लोग दिखा दिए, ठीक है। फिक्स्ड कॉइल सीरीज में लगा रहता है, मूविंग कॉइल तुम्हारा पैरेलल में लगा रहता है, दोनों का क्या क्या प्रॉपर्टी है वो बता दिए, ठीक। और इसमें जो हम लोग रेसिस्टेंस लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, फेजर डायग्राम के बारे में बताएं, फेजर डायग्राम होता क्या है उसके बारे में बता दिए। तुम्हारा ये रेसिस्टेंस बढ़ाने से ये एंगल कैसे घट जाता है, ठीक है, मतलब वो इन फेज कैसे हो जाता है वो बता दिए, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक। इसमें अब जो बचता है वो होता है इसका ऑपरेशन बचता है, समझ गए ना। ऑपरेशन हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम बताए हुए थे, ठीक है। इसका जो है अब ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाला हम लोग को पीडीएफ निकालना पड़ेगा, है ना। सर बोलो, ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर नहीं हो रहा है। हो जाएगा, अभी तो 2 चैप्टर हम ऑब्जेक्टिव अब कराने वाले हैं ना। कहाँ गया यार ऑब्जेक्टिव, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं तुम लोगों को। क्या किसी को कुछ दिक्कत है, नो सर। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में देखो, देखो इसको हम जो डाउनलोड किए, कहाँ गया भाई, तो देखो पहला क्वेश्चन देखो, तो डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग शंट्स फॉर
शंट फॉर हाई करंट मेजरमेंट्स आर, देखो शंट का क्यों यूज किया जाता है ये बताओ, या नहीं, क्या तुम लोग का अपडेट नहीं हुआ क्या अभी तक? स्क्रीन पे नहीं शो कर रहा, अब कर रहा है ना? तो देखो पहला जो क्वेश्चन है, हम तुमको क्या बताया जी, शंट का यूज किया जाता है, ठीक। शंट का यूज करते हैं ना, कहाँ पे शंट का यूज करते हैं बताओ? शंट का यूज क्यों, किस लिए करते हैं बताओ नीतू, बताओ कोई भी, शंट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? बताओ मंजित। अरे कहाँ चले गए तुम लोग यार? देखो यस शंट सर, का करंट मेजर करने के लिए। सीरीज एक्यूरेसी सीरीज मल्टीप्लायर होता है और शंट होता है ना। तो देखो, तो जो शंट होता है इसका यूज किया जाता है आम मीटर का रेंज एक्सटेंशन के लिए, है ना। शंट का यूज किस लिए किया जाता है? रेंज एक्सटेंशन के लिए। शंट एक तरह का रेजिस्टेंस है ना सर? हाँ शंट एक रेसिस्टेंस है, बस क्या किया जाता है, जैसे मान लो आम मीटर तुम्हारा है ना, यहाँ पे इसका अपना एक मीटर का अपना एक रेसिस्टेंस होता है, इसको आरएम बोलते हैं। अब इसके साथ हम लोग क्या करते थे, एक पैरेलल में एक रेसिस्टेंस लगा देते थे जिसको बोलते थे शंट, आरएसएच, है यस ना। तो शंट बोलने का यहाँ पे यही सेंस है, समझ गए। तो शंट यूज किस लिए करते हैं? इंस्ट्रूमेंट का रेंज का बढ़ाने के लिए, है कि नहीं, ठीक। अब इस शंट का कुछ ना कुछ लिमिटेशन होता है, ठीक है, पहले से नहीं पता था तो जान लो। ये चूंकि रेसिस्टेंस है, तो रेसिस्टेंस में, अब रेसिस्टेंस मान लो तुमको बहुत ज्यादा करंट अगर मेजरमेंट करना है, तो टारगेट या इसका शंट का काम कैसे करता है, ये क्या करता है ना कि ज्यादा से ज्यादा करंट को अपने थ्रू लेके चला जाता है ना। ज्यादा से ज्यादा करंट को अपने थ्रू लेके चला जाएगा और मीटर में उतना ही करंट लेके जाएगा जितना मीटर का कैपेसिटी है। मैक्सिमम करंट जो उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन है उसी के अकॉर्डिंग मीटर में करंट जाएगा। तो शंट में, शंट जो होगा वो हमेशा ज्यादा करंट झेलेगा, है ना। शंट भैया जो है बोलेगा भाई हम सारा करंट झेल लेते हैं, आप सही से रहिए। मीटर को बोलता है, मीटर को, कि आप में हम ज्यादा करंट नहीं जाने देंगे। तो भाई ये जब ज्यादा करंट लेने लगेगा तो इसका भी तो कुछ कैपेसिटी होगा, है ना। तो इसके साथ दिक्कत ये है, पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा, पहला चीज, है ना। शंट जो है पावर कंजम्पशन इसका ज्यादा होगा। और दूसरा चीज, जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्म, देखो यही काम जो है, पावर कंजम्पशन पहला चीज तो ज्यादा हुआ, यही काम हम लोग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर से भी कर सकते हैं, रेंज एक्सटेंशन करने वाला। तुम लोगों को बताए थे करंट ट्रांसफॉर्मर, जो भी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर है, जैसे मतलब करंट ट्रांसफॉर्मर में एग्जांपल बताए थे कि 1000 एम्पीयर करंट को हम आसानी से 10 मीटर जिसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन है उससे आसानी से मेजर कर ले रहे हैं, उससे भी ज्यादा करंट को आसानी से मेजर कर ले रहे हैं, है कि नहीं। तो ये करंट ट्रांसफॉर्मर से भी यही काम किया जा सकता है, हायर करंट को मेजर करने का। तो करंट ट्रांसफॉर्मर में एक और एडवांटेज है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर का, तुम लोग पढ़े हुए एडवांटेज क्या होता है जी। एक एडवांटेज ये भी होता है कि ये आइसोलेट कर देता है इलेक्ट्रिकली, है कि नहीं, पढ़े थे ना, याद है, ठीक। तो ये इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन शंट नहीं प्रोवाइड करता, ठीक है। शंट जो है इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन नहीं प्रोवाइड करता, समझ गए। तो देखो, तो इसका जो पहला पॉइंट जो है डिसएडवांटेज, तो शंट का क्या क्या डिसएडवांटेज हो गया। पहला चीज तो ये हो गया कि पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा, पहला पॉइंट तो ये सही है। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, दूसरा पॉइंट देख लो, मीटर सर्किट इज नॉट इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड, दूसरा पॉइंट भी सही है ना। अब दो पॉइंट सही हो गया तो ऑल ऑफ द अबव हो ही जाना है, समझ गए। तो इसका तीसरा पॉइंट देखो, इट इज डिफिकल्ट टू अचीव गुड एक्यूरेसी विद शंट्स एट हाई करंट। देखो हायर करंट होगा ना तो एक्यूरेसी इसका गड़बड़ा जाएगा, समझे। लेकिन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के साथ ऐसा नहीं है, समझ गए। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इसीलिए ये सब चीजों के लिए, जो रेंज एक्सटेंशन वाली बात के लिए, वो बहुत इफेक्टिव है। तो हायर करंट जब भी मेजर करना रहता है ना तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की तरफ लोग जाता है, ठीक है। ऑलरेडी सीटी पीटी ये सब स्विच यार्ड जो भी सब स्टेशन है सब जगह लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, समझ गए। तो देखो ऑब्जेक्टिव हम जो बता रहे हैं ना, इसमें हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स जो है तुम्हारे नोट्स में नहीं आया हो, समझे, तो उसको अभी क्लियर कर लेना है, समझे ना। वो पॉइंट्स जो है अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू ही क्लियर कर लेना है, ठीक। तो ये क्लियर हो गया तुम लोगों को, ठीक है। शंट का क्या क्या डिसएडवांटेज है वो क्लियर हो गया, इस पॉइंट में इंपॉर्टेंट था ये डिसएडवांटेज ऑफ शंट्स, ठीक है। देखो नॉर्मली अगर तुमको कम करंट मेजर करना है ना तब तो सही है शंट तुम यूज कर लो, लेकिन ये प्रॉब्लम सारा डिसएडवांटेज कब शुरू हुआ, जब तुम हाई करंट की बात कर रहे, ये समझे। जब आप हाई करंट की तरफ गए तब जाके एक कहानी शुरू हुआ, ठीक है। तो ये सारा फंडा किसके वजह से हुआ, हाई करंट की वजह से। अगर हमको हाई करंट नहीं मेजर करना था तो हम शंट कर लेते हैं, है ना। चलो दूसरा देखो, अब जैसे
शंट हम लोग किसके लिए यूज किए? आमीटर के लिए। तो वोल्ट मीटर के लिए क्या यूज करते हैं? रेंज एक्सटेंशन के लिए। बोलो जल्दी। स्नेहा का नाम सबसे पहले दिख रहा है, बताओ स्नेहा। चलो न बोलेगी तो तुम बोलो, ममता बोलो। मल्टीप्लायर किस लिए यूज करते हैं? वोल्ट मीटर, हम खुद ही बता दिए, है ना। तो देखो वोल्ट मीटर का रेंज एक्सटेंशन के लिए हम लोग क्या करते थे? सीरीज मल्टीप्लायर यूज करते थे, है ना। तो तुम लोगों को सीरीज टर्म सुनने को नहीं मिलेगा, सीधा सीधी मल्टीप्लायर सुनने को मिलेगा। कैसे? यहाँ पे शंट बोल दिया, है ना, शंट रेसिस्टेंस नहीं बोला, सीधा सीधी शंट बोल दिया। वैसे ही मल्टीप्लायर बोल दिया, इसका मतलब है कि मल्टीप्लायर रेसिस्टेंस की बात कर रहे हैं। समझ गए? ठीक है। तो मल्टीप्लायर जो यूज करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लायर कैसे यूज होता है जी? देखो इसको हम डिलीट कर दे क्या, इरेज कर देते हैं, फिर रन देते हैं तो लोग को। जैसे मान लो जैसे ये तुम्हारा हम लोग क्या करते थे, मान लो मीटर है तुम्हारा, वोल्ट मीटर है, इसके साथ मान लो इसका अपना एक रेसिस्टेंस रहता है। ये बेसिक पीएमएमसी था ना, हम बता रहे थे तुम लोग को। अब इसके साथ हम लोग क्या करते थे, ये एक सीरीज में रेसिस्टेंस लगाते थे, आरएस, समझे। ये सीरीज, ये इसी को बोलते हैं मल्टीप्लायर, है ना। तो इसका भी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होता है। क्या होता है भाई? इसका डिसएडवांटेज क्या है? सीरीज रेसिस्टेंस आप जो यूज किए हैं, इससे क्या क्या घाटा है वो समझना जरूरी है। तो देखो इसका जो घाटा है, पहला चीज, इसका भी वही कहानी है, पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा। ठीक है, रेसिस्टेंस है भाई तो पावर कंजम्पशन होना ही है ज्यादा, उसके थ्रू वोल्टेज ज्यादा जाएगा, तो उसके वजह से V स्क्वायर बाई आर जो होगा वो ज्यादा होगा। ठीक, तो ये हो गया। फिर उसके बाद से हाई वोल्टेज पे काम करता है ये, है ना। तो कहीं भी अगर ज्यादा हाई वोल्टेज दो पॉइंट के बीच में है ना, तो यहाँ पे कैपेसिटिव इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। कैपेसिटर जानते हो ना, दो अगर कोई पॉइंट है, दो लीड्स है, दोनों के बीच में अगर हाई वोल्टेज क्रिएट करोगे तो कैपेसिटिव इफेक्ट आ जाता है, इसके थ्रू मतलब लीकेज करंट का लफड़ा शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे भी इसके साथ भी वही चीज आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए इसको शील्डिंग की जरूरत हो जाती है, किसके लिए? कैपेसिटिव लीकेज के लिए, समझे। हाई वोल्टेज जैसे ही आएगा दो पॉइंट्स के बीच में, तो कैपेसिटिव इफेक्ट आ जाएगा, जिससे वजह से कुछ लीकेज करंट आने लगता है। उस लीकेज करंट के लिए तुमको कुछ ना कुछ शील्डिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज इसका हो गया। ठीक है, पावर कंजम्पशन दूसरा डिसएडवांटेज हो गया। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? डिसएडवांटेजेस पढ़ रहे हैं। ठीक, और तीसरा जो है मीटर नॉट इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड, ये तो है ही, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का एडवांटेज है, इसीलिए इसका भी ये आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। समझ गए? ठीक है, ये क्वेश्चन का बताओ। करंट, देखो ये पूरा नोट्स में जो हम बताए हुए ना, उसी पे एग्जैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, करंट इन प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ सीटी डिपेंड्स ऑन, सीटी का प्राइमरी करंट किस पे डिपेंड करता है? ठीक, इसका आंसर बी होगा सर, क्या होगा? बी वाला। आंसर याद किए हुए हो कि मतलब समझ के बोल रहे हो? समाज के साथ लोड कनेक्टेड विद सिटी बीइंग यूज्ड फॉर मेजरमेंट। हाँ, यस मान लो सीटी, देखो सर्किट ऐसा है, अगर लोड यहाँ पे कनेक्टेड है सर्किट, तो अगर मान लो तुमको सीटी, इसमें देखो इसमें करंट फ्लो हो रहा था, समझ गए ना, पहले से, है ना। ये मान लो कि I1 करंट पहले से फ्लो हो रहा था। अब हमको यही I1 करंट मेजर करना है, तो हम इस सर्किट में क्या करेंगे? शंट लगाएंगे, है ना। इस सर्किट में क्या किए कि यहाँ पे मान लो हम शंट लगा दिए, सॉरी सीटी लगाएंगे, तो सीटी हम लोग मान लो इस तरह से लगा रहे हैं, मान लो इस तरह से हम लगाएं, यहाँ पे ऐसा रहेगा, ऐसे मान लो ऐसे सीटी का कॉइल एक इधर लगा दिए, इधर हो गया, फिर इधर, तो दूसरा कॉइल ऐसे हो गया, है ना। तो इसका जो सीटी का जो प्राइमरी करंट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? इसी सर्किट के करंट पे डिपेंड करेगा। समझ गए? ये नॉर्मल ट्रांसफार्मर में या फिर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं होता। उसमें यहाँ पे जो भी बर्डन कनेक्ट करेंगे ना, जो भी लोड कनेक्ट करेंगे, उस पर डिपेंड करता है प्राइमरी का करंट। समझ गए? नॉर्मल ट्रांसफार्मर ले लो उसमें भी, या फिर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ले लो उसमें भी, लेकिन सीटी में ऐसा नहीं होता। सीटी का जो प्राइमरी करंट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? जो जिस सर्किट में कनेक्ट किया गया है सीटी का प्राइमरी, है ना, जिस सर्किट का मेजर करने के लिए, उसी के करंट पे डिपेंड करता है। क्लियर है? इसका यही होगा, लोड कनेक्टेड टू द सिस्टम इन विच सीटी इज बीइंग यूज्ड फॉर मेजरमेंट। सीटी को इसी लोड में कनेक्टेड किया गया है, तो इसी का यही पे होगा, तो ये आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हो गया। देखो चौथा जो क्वेश्चन है वो देखो, सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ सीटी शुड नेवर बी ओपन सर्किटेड विद प्राइमरी स्टिल एनर्जाइज्ड। प्राइमरी को अभी भी हम लोग क्या किए हैं? दिए हुए, एनर्जाइज किए हुए, यानी कि प्राइमरी में कुछ छोटा सा वोल्टेज रहेगा, मान लो E1, और सीटी को क्या कहा गया है कि सीटी में बोले थे ना, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में ज्यादा होता है कि नहीं?
तो प्राइमरी में मान लो कुछ वोल्टेज रहेगा, बोला कि आप इसको ओपन सर्किट नहीं छोड़ सकते, बताओ जल्दी से, बताओ तो कौन कौन क्लास किए हो तुम लोग, जल्दी जल्दी बताओ। I love the river. हाँ I love the river no answer sir. तो तुम ऑप्शन बता रहे हो क्या? Yes sir, I love the river. D वाला. ऑल ऑफ द एबव, अच्छा ये बोल रहे हो? Yes sir. ना ना ना, ऑल ऑफ द एबव नहीं? नहीं होगा। हाँ, हाँ। देखो ओपन सर्किट कर दिए है ना, देखो बात समझो, ओपन सर्किट कर दिए तो इस सर्किट में कोई करंट तो हुआ नहीं, पहला चीज इस सर्किट में बी कोई होगा ना करंट नहीं सर? हुआ। हाँ बी सर। सी होगा सर। इसका बी हो जाएगा इसका आंसर, समझे? इसका क्या होता है कि अगर तुम प्राइमरी में थोड़ा सा भी वोल्टेज रखे हो ना, मान लो 5 वोल्ट रखे हो ना, इसका नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, तो हो सकता है 500 गुना, अगर इसका टर्न रखे तो 500 गुना 5, ये हम बताए भी थे, लगभग इतना ज्यादा वोल्टेज यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यस सर। उतना ज्यादा वोल्टेज होने की वजह से क्या हो सकता है कि इसका इंसुलेशन फेलियर हो सकता है। ठीक, तो लीकेज का कोई लफड़ा नहीं है, वोल्टेज ज्यादा बढ़ जाएगा, अब उसकी वजह से इंसुलेशन फेलियर हो सकता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, समझ गए? इसीलिए हम लोग सीटी को कभी भी ओपन नहीं रख सकते, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को रख सकते हैं लेकिन सीटी को कभी नहीं रखते, समझ गए? देखो यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन, चौथा के बाद ये 5वां क्वेश्चन है, इसी को सेम, देखो सेम है, देखो वही पूछा, ओपन सर्किटिंग द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ सीटी विद प्राइमरी स्टील एनर्जाइज विद रिजल्ट इन, इससे क्या होगा? इससे क्या हो सकता है? देखो, पॉसिबल इंसुलेशन डैमेज ड्यू टू हाई वोल्टेज, यही ना अभी बताए हम तुम लोगों को, वोल्टेज बढ़ जाएगा तो इससे क्या हो सकता है? इंसुलेशन ब्रेक हो सकता है ना? तो देखो जो ये सब ऑब्जेक्टिव होगा, इससे तुम्हारा क्या होता है, नोट्स का पॉइंट धीरे धीरे क्लियर होता है, समझ गए? ठीक है, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि तुम सोचोगे नोट्स पढ़ लें और उसका सारा पॉइंट दिमाग में घुस जाए, तो नहीं घुसता है, हम लोग भी पढ़ते पढ़ते हैं तो नहीं घुसता है, क्वेश्चन बनाने से ही क्लियर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन होगा, हम ये अभी तो जितना क्वेश्चन बता दे रहे, सारा क्वेश्चन इसमें जो है वो सब का सब अभी नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, हम कुछ कुछ सॉल्व कर देंगे और कुछ कुछ तुम लोग को भेज देंगे अभी ये यस पीडीएफ, सर। तुम लोग उसको खुद से सॉल्व करके देखना, फिर जो बचेगा वो तुम लोग कल पूछना, ठीक है है सर। ना? ठीक है, दूसरा ये जो अगला क्वेश्चन है, मान लेते छठा क्वेश्चन जो है, इसमें कहा ए शॉर्ट सर्किटिंग लिंक इज प्रोवाइडेड इन सेकेंडरी साइड ऑफ सीटी, किस लिए बताओ? सेकेंडरी साइड में क्या कहता है, सीटी के एक शॉर्ट सर्किट के लिए मैनेजमेंट, मतलब एक जुगाड़ दिया रहता है ना, एक स्विच दिया रहता था, याद है? सीटी के सेकेंडरी में एक स्विच दिया जाता था, उस स्विच का क्या पर्पस था जी, है ना? देखो उसका पर्पस क्या था, तुम ही लोग बताओ, कोई बोलो, एडजस्ट। बिना ऑब्जेक्ट ऑप्शन देखे हुए बताओ कि उसका क्या पर्पस था। उसका पर्पस यही था कि ओपन सर्किट होने से बचाए। किस केस में? मान लो हमको आमीटर कनेक्टेड है सर्किट में, उस आमीटर को हमको हटाना है। देखो मान लो ऐसे सीटी है ना, ऐसे सीटी लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हम आमीटर लगाए हुए, ठीक, तो इस आमीटर को अगर हम इस सर्किट से हटाएंगे तो क्या होगा, ये सर्किट ओपन सर्किट हो जाएगा कि नहीं? इसके लिए हम लोग क्या किए थे, एक जुगाड़ किए थे, यहाँ पे एक स्विच लगा दिए थे पैरेलल में, है ना? यस सर। तो क्या करेंगे, अब बोल देगा कि आपको इंस्ट्रक्शन पहले ही दे देगा, भैया आपको अगर आमीटर निकालना है तो आप पहले स्विच क्लोज कीजिए, समझ गए? तो आप स्विच क्लोज कीजिएगा, आप समझदार बालक हैं, आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया गया तो आप स्विच क्लोज करके ही आमीटर निकालिएगा, समझ गए? तो इससे क्या क्या होगा, देखो अब देखो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, पहले तो समझ गए कि क्या था, ऑप्शन देखते हैं। अलाउ हाई करंट टू फ्लो इन प्राइमरी वाइल सेकेंडरी और शॉर्ट सर्किट, ये गलत है। अलाउ एडजस्टमेंट टू बी मेड इन सेकेंडरी सैनिटाइज रिप्लेसिंग आमीटर विद प्राइमरी एनर्जाइज बट शॉर्टिंग लाइक इन यूज, ये सही है, Yes sir, yes sir. बी वाला तो सर। यही ऑप्शन हो जाएगा इसका। यस सर। ठीक है, यही मेरा ना बोल रहा है कि Yes. रिप्लेसिंग आमीटर को मान लो हटाना है, तो यही काम इसी यही ना है तुम्हारा। एक बार फिर से नहीं, सर ये सब नहीं। समझाइए। कौन, ये वाला? यस सर। सीटी के क्लास किए थे ना तुम? यस सर किए थे। देखो देखो हम क्या बोले ना कि देखो अगर तुम ये मान लो करंट ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है, इसमें हम तुम करंट मेजर करने के लिए क्या किए, यहाँ पे आमीटर कनेक्ट किए हुए, ठीक है ना? ऊपर का 2 क्वेश्चन समझे थे कि नहीं ये बताओ? यस सर समझे थे, अभी सर आंख लग गया था अगर ऊपर का इसीलिए। 2 क्वेश्चन समझे थे ना, हाँ तो ठीक है, देखो अगर ऊपर का 2 क्वेश्चन समझे थे तो बात समझो कि अगर जैसे ही अगर ये इसका कनेक्शन हम हटाएंगे, है ना, तो ये सर्किट अब क्या हो जाएगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा कि नहीं? देखो कुछ नहीं कनेक्ट किया तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा कि नहीं, है ना? यस सर। तो जैसे ही ओपन सर्किट हुआ तो यहाँ पे हाई वोल्टेज क्रिएट होगा, इंसुलेशन ब्रेकडाउन होगा, फलाना चिल्लाना, बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, है ना?
तो इस ओपन सर्किट को बचाने के लिए हम तुम लोग को बताया भी हुआ है कि सीटी का हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको शॉर्ट सर्किट कंडीशन में रखा जाए सेकेंडरी को। इसीलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, एक स्विच दे दिया जाता है कि कहा दिया जाता है कि अगर आपको इस एमीटर को चेंज करना है ना, किसी कारणवश अगर आपको चेंज करना है तो आप पहले इस स्विच को क्लोज कर लीजिए, तब जाके चेंज कीजिए, ताकि शॉर्ट सर्किट, इसको जब क्लोज करोगे ना तो ये शॉर्ट सर्किट रहेगा, शॉर्ट सर्किट कंडीशन बना रहे। समझ गए? अब Yes, रहने sir. दीजिए सर। ये सर साढ़े ठीक 9 है, अब हो गया रहने दे सर। रहे हैं, मेरा भी टाइमिंग मुझे है ना। ठीक यस है, तो इसका जो बचा हुआ जो भी है ना वो हम तुम लोगों को शेयर कर देंगे। ठीक, ओके सर, ठीक है सर। ये वाला ठीक भी भेज दीजिएगा सर। हाँ, ये ऑब्जेक्टिव भी भेज देंगे और आज जो बताया है वो भी भेज देंगे। ठीक है, ठीक है सर। ओके सर, ओके सर, गुड नाइट सर। थैंक यू गुड सर। नाइट एवरीवन।